हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व होती है इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, हम उन्हें किन किन चीज़ों से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे, जैसे हमने N2O5 का डिकम्पोजिशन किया था, जिसमें हम लोग एक्चुअली में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना मेजर करके हम मेजर करते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है प्रोड्यूस हुआ है। सिमिलरली H2O2 का डिकम्पोजिशन में हम लोग मेजर करते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ KMnO4 हमें चाहिए H2O2 के साथ, जो बेसिकली क्या कर सके, टाइट्रेट कर सके। सिमिलर लाइंस पे हमने और देखा था कि सुक्रोज पे हम कैसे ऑप्टिकल रोटेशन को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ टू मॉनिटर द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, है ना। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे कि गैशियस रिएक्शन अगर मेरे पास होते हैं, मतलब जब मेरे पास सारे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स सब गैशियस फेज में होते हैं और मुझे कोई ना कोई प्रेशर टर्म्स दे रखी होती है और मुझे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो एक्सप्रेशन है उसे चेंज करना होता है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक गैशियस रिएक्शन है, A गैस गिविंग मी B गैस प्लस C गैस। लेट्स अज्यूम दिस। इसके लिए इस पर्टिकुलर केस में मुझे जो गिवन है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड टाइम। तो मुझे टाइम गिवन है और पार्शियल प्रेशर A का गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। इस A का पार्शियल प्रेशर गिवन है, इसको इस तरीके से लिख देते हैं। दो टाइम पे गिवन है, टाइम 0 पे और टाइम t पे। तो टाइम 0 पे पार्शियल प्रेशर A का लेट्स से P1 है, टाइम t पे पार्शियल प्रेशर A का P2 है। दीज आर द थिंग्स विच आर नोन टू मी, राइट। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो K इक्वल्स टू 2.303 बाई T लॉग A0 अपॉन A0 माइनस x होता है बेटा यहाँ पे। बट सिंस मेरे पास A0 और A0 माइनस x नहीं है, तो मैं इनको रिप्लेस करना चाहूँगी इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P0। नाउ हाउ कैन आई डू इट। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर आप देखोगे ये गैशियस रिएक्शन है और गैशियस रिएक्शन में PV इक्वल्स टू nRT से प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो टाइम 0 पे जो भी इनिशियल मोल्स होंगे इसके A0 वो एक्चुअली में प्रोपोर्शनल होंगे इसका जो भी प्रेशर है टाइम 0 पे, आई एम सॉरी। और टाइम 0 पे जो प्रेशर है वो हमारा क्या है बेटा, P1 है, राइट। B और C कुछ नहीं होंगे उस टाइम पे। फिर टाइम T पर बेटा क्या होगा, एक चीज याद रखिए, यहाँ P1 प्रोपोर्शनल होगा A0 के, ठीक है। टाइम T पर क्या होगा, टाइम T पे ये कुछ इसके नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे, ठीक है, X घटेंगे। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो इसका प्रेशर भी कम होगा। लेट्स से इसका प्रेशर कम होके कितना हो गया, P2, क्योंकि P2 एज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ A ही गिवन है मुझे, और यहाँ पे कुछ पार्शियल प्रेशर B और C के आ गए, राइट। हाँ, क्या है मुझे नहीं मतलब, लेकिन इस टाइम पे P2 किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, A0 माइनस x के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मैं K की जगह यहाँ क्या लिख सकती हूँ, 2.303 बाई T लॉग P1 बाय P2। मतलब आई कैन एक्चुअली इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस एक्सप्रेशन आई कैन यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। यहाँ तक बात समझ आई। अब सपोज इसी केस में मैं यही केस आपके सामने ले रही हूँ, A गैस विल गिव मी B गैस प्लस C गैस, बट यहाँ पे मुझे गिवन है टाइम और टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम, और वो गिवन है बेटा टाइम 0 और टाइम T पे। लेट्स से दिस इज P1 एंड लेट्स से दिस इज P2। नाउ हाउ इज दिस केस डिफरेंट फ्रॉम दिस केस। इस केस में आपको सिर्फ A का ही पार्शियल प्रेशर गिवन था, बट इस केस में आपको पार्शियल प्रेशर सबका गिवन है, मतलब सम टोटल ऑफ पार्शियल प्रेशर गिवन है, बिकॉज यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द टोटल प्रेशर, राइट। नाउ ऑब्वियसली एक बात अज्यूम करिए कि जब आप टाइम 0 पर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट रहेगा बेटा, A प्रेजेंट रहेगा। तो उस टाइम पे जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, वो सिर्फ A के प्रेशर के ही बराबर होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि B और C तो उस टाइम होंगे ही नहीं, है ना। T पर P1 में से लेट्स से X कंज्यूम हुआ, X इज द प्रेशर विच इज डिक्रीज, राइट। क्योंकि मोल्स अगर घटेंगे तो प्रेशर भी घटेगा, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो प्रेशर अगर X कम हुआ तो यहाँ प्रेशर X बना, यहाँ प्रेशर X बना। तो जो टाइम T पे टोटल प्रेशर P2 है बेटा, वो सम होगा किसके,
वो सम होगा P1 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स के, मतलब वो एक्चुअली में P2 बराबर होगा P1 प्लस एक्स के। आप समझे मेरी बात को? इज दैट क्लियर? और आपको ये पता है कि P1 रिलेटेड होगा A0 से, इनिशियल मोल से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि P2 जो है वो बराबर है A0 प्लस कहीं ना कहीं x के साथ, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे k इक्वल्स टू 2.303 t log A0 अपॉन A0 माइनस एक्स यहाँ लिखना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग A0 की जगह तो बेटा P1 लिख सकती हूँ, यहाँ पे भी P1 लिख सकती हूँ, माइनस x की जगह मैं लिख सकती हूँ P2 माइनस A0, A0 इज व्हाट P1 इटसेल्फ। इज दैट क्लियर? सो k हो गया मेरा 2.303 t log P1 अपॉन ये हो गया आपका 2P1 माइनस P2। तो अब आप ये वाले एक्सप्रेशन को जो है यहाँ पर कन्वीनियंटली जो है यूज कर सकते हैं। बात समझ आए सबको बेटा? तो इस हिसाब से डिपेंड करता है कि गैसियस रिएक्शन में अगर आपको प्रेशर गिवन है तो वो किसका गिवन है, और उसी प्रेशर से आप फिर अपने जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसे चेंज कर सकते हो, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स फॉर अ गैसियस सिस्टम। एम आई क्लियर टिल नाउ? चलिए एक केस और देख लेते हैं हम। लेट्स से ये वाला गैसियस सिस्टम मेरे पास प्रेजेंट है। देखिए बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, इन सारे केसेस को आप रटने मत बैठिएगा बाय, बिकॉज हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ स्टेशियोमेट्री चेंज कर दे, वो a प्लस 2b प्लस c कर दे, तो इस केस में आप जो ये लिख रहे हैं वो डिफरेंट हो जाएगा ना, 2b का मतलब 2x और x हो जाएगा, तो चीजें चेंज हो सकती हैं, है ना। तो आपको ये हर बार डिराइव ही करना पड़ेगा रादर देन मगिंग इट अप, राइट। नाउ लेट्स से इस पर्टिकुलर केस में टाइम गिवन है और टोटल प्रेशर गिवन है, पर टाइम t और इन्फिनिटी है, टोटल प्रेशर P1 और P2 है, राइट। तो इस केस के लिए इनिशियली टाइम 0 पे क्या सिचुएशन है वो मुझे गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन टाइम t पे इसका इनिशियल प्रेशर कुछ भी हो, लेट्स मैंने एज्यूम करा कि इसका इनिशियल प्रेशर P0 था और यहाँ तो कोई था ही नहीं, है ना, और P0 इनिशियल प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल वॉल्यूम के A0 के। फिर टाइम t पे इसका कुछ प्रेशर कम हुआ, x यहाँ बना x और यहाँ बना x, और P1 जो है टाइम t का प्रेशर है, मतलब P1 जो है वो टोटल प्रेशर है टाइम t का, मतलब वो प्रोपोर्शनल है इस चीज़ के। तो P1 इज इक्वल्स टू P0 प्लस x हुआ, तो x का वैल्यू हुआ P1 माइनस P0 करके, समझ रहे बात को। और टाइम इनफाइनाइट पे देखिए, अब आप कहेंगे मैम आप P0 आपने ज्यूम किया ना, आपको P0 दिया तो है नहीं, मतलब आपको सारा एक्सप्रेशन P1 और P2 के टर्म्स में लिखना है, इसलिए मैं टाइम इन्फिनिटी भी ले रही हूँ। तो जब टाइम इन्फिनिटी होगा तो मैं मानूंगी रिएक्टेंट खत्म हो गया, प्रोडक्ट बन गया, तो अगर ये A मोल्स था तो ये A होंगे। सिमिलरली अगर ये P0 प्रेशर का था तो फाइनल प्रेशर इनका P0 होगा और इसका भी P0 होगा। तो P इन्फिनिटी किसके बराबर होगा बेटा? 2P0 के बराबर होगा। तो यहाँ से P0 का वैल्यू आया आपके पास P इन्फिनिटी बाय 2, यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए x का वैल्यू क्या आएगा, P1 माइनस P इन्फिनिटी बाय 2, ये आ गया आपके पास x का वैल्यू, है ना, ये x का वैल्यू आ गया। अब आप एक बात लिखिए, जब आपको k इक्वल्स टू 2.303 बाई t लॉग A0 अपॉन A0 माइनस x लिखना है, और A0 प्रोपोर्शनल है P0 के, और P0 किसके प्रोपोर्शनल है पहले ये बताइए। P0 जो है वो प्रोपोर्शनल है, सॉरी ये वाला P इन्फिनिटी नहीं है, P2 है, यहाँ पे मैंने सिग्निफिकेंस मतलब सिंबल P2 लिया तो मैं इसे P2 कर देती हूँ, है ना। हाँ, तो आपको लेना है P0 अपॉन P0 माइनस x, तो P0 इज प्रोपोर्शनल टू P2 बाई 2 अपॉन P0 माइनस x इज दिस P1 माइनस P2 बाई 2। डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ से आया k इक्वल्स टू 2.303 बाय t लॉग, देखिए जो भी 2 है वो तो कैंसिल ही हो जाना है, तो P2 अपॉन यहाँ देखिए क्या बनेगा, ये आपका प्लस प्लस हो जाएगा, तो 2P2 बाय 2 माइनस P1, सो 2.303 t लॉग P2 बाय 2 P2 माइनस P1, मेरा एक्सप्रेशन ये बन गया। तो हर बार
कोई भी डिफरेंट तरीके के एक्सप्रेशन मेरे पास आ सकता है, तो बस आपको ये याद रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप प्रेशर के टर्म्स में करते थे, जो आप मोल्स के टर्म्स में करते थे, ए नॉट माइनस एक्स है, दैट द सेम थिंग आई हैव डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट टिल नाउ? यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा? तो इस तरीके से गैसियस रिएक्शन के लिए या फिर किसी और सिस्टम में, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जो है मेजर कर सकते हो डिफरेंट टर्म्स में। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स का वैल्यू होना चाहिए। आप हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को किसी और टर्म्स में, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कौन सी वेरिएबल की वैल्यू है, आप उस चीज़ में फॉर्मुलेट जो है चेंज कर सकते हो, अगर आपको ये पता है कि आपने रिएक्शन मेजर कैसे किया है और कौन किसके प्रोपोर्शनल। यहाँ तक बात समझ है? ठीक, चलिए आगे चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा अब हम लोग स्टडी करेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, राइट? देखिए, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आपके कोर्स का पार्ट है, जेईई का भी पार्ट है, नीट का भी पार्ट है, इनफैक्ट ऑफ कोर्स एम्स पे तो पूछा ही जाता है। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसमें बहुत बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी जो आपने रेट इक्वेशन और रेट लॉ में पढ़ी, उन दोनों को कंबाइन करके जो है हम यूज़ करने वाले हैं। हम कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे जैसे कि पैरेलल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शंस एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस, जिसमें से जो सबसे सिंपलेस्ट वन है वो मैं पहले आप लोगों को करा रही हूँ, वो है पैरेलल रिएक्शन। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट पैरेलल रिएक्शंस। तो लिखते हैं रेट लॉ फॉर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, राइट? तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल रिएक्शंस की बात करेंगे। पैरेलल रिएक्शंस कैसे होते हैं बेटा? जिसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि रिएक्टेंट ए जो है वो बी भी दे रहा है, साइमल्टेनियसली पैरेलल साइड में वो सी भी प्रोड्यूस कर रहा है। ए से बी का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है और ए से सी का जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है। बात क्लियर हुई? दीज आर पैरेलल रिएक्शंस। ये दोनों रिएक्शंस एक तरीके से आप इंडिविजुअली मान सकते हैं, एक्सेप्ट टू द फैक्ट कि दोनों सेम रिएक्टेंट से साथ हो रहे हैं। ए K1 से B दे रहा है, ए K2 से C दे रहा है, ठीक है? ए से B वाला जो रिएक्शन है ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ए से C वाला रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है। हमें सबसे सिंपलेस्ट ही करना है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर। हालांकि ऐसा हो सकता है एक फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, लेकिन उससे से इंटीग्रेशन और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पिक्चर में आती है जो आपके करिकुलम का पार्ट नहीं है, राइट? तो आपको अगेन बेसिक से शुरू करना है। फॉर्मूला रटना आपको लिए मैं एडवाइस नहीं करूँगी, आप बेसिक से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर मैं ए का बी वाला रिएक्शन देखूँ, ए से बी का जो कन्वर्जन है उसमें माइनस dA/dt को लिखा जा सकता है K1 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। दिस इज द रेट लॉ फॉर दिस। अब ये ए जो है वो सी में तो दे रहा है ना, तो जो भी डिक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन ए में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो अगर बी के लिए है तो वो सी के लिए भी है। इसका मतलब साथ में K2C भी हमें लिखना पड़ेगा, K2A मतलब। ये आप समझिए मैंने क्या लिखा, आप इसको इंडिविजुअली यहाँ समझिए। देखिए ए बी दे रहा है तो आप लिखेंगे माइनस dA/dt is equals to K1 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। दैट्स हाउ यू राइट अ रेट लॉ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये सी दे रहा होता K2 से तो आप लिखते माइनस dA/dt K2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वाया फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। बट अभी क्या है कि ये ए ही बी और सी दे रहा है, मतलब जितना भी डिक्रीज ए में हो रहा है वो बी प्लस सी दोनों में नजर आना चाहिए ना, इसलिए मैंने प्लस करके लिखा है। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो ये हमने इस तरीके से यहाँ लिखा है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एक तरीके से आप समझो तो ये चीज़ बता रहा है कि जितना भी डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो बराबर है जितना भी इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और सी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ रहे हो? तो अभी तक आप सिर्फ एक ही पहलू पढ़ते थे रिएक्शन का, अब दूसरा भी पढ़ना पड़े। इनफैक्ट अगर ये ऐसा होता है ना, ए गिव बी सी एंड डी वाया K1 K2 एंड K3, देन आई वुड हैव रिटन कि जितना भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस है ए का माइनस dA/dt है वो बराबर होगा अपीयरेंस ऑफ बी प्लस अपीयरेंस ऑफ सी प्लस अपीयरेंस ऑफ डी के। तो मैं इसे लिख सकती हूँ K1A प्लस K2A
प्लस K3A इज इक्वल्स टू माइनस DA बाय dt। बात समझे बेटा? तो इस तरीके से हमें लिखना होता है। तो फिलहाल के लिए हम इस वाले केस को नहीं स्टडी कर रहे हैं, तो मैं इसको अलग से कर देती हूँ, ये आपके लिए मैंने समझा दिया। हम इस वाले केस को जो है स्टडी कर रहे हैं। तो मेरा एक्सप्रेशन जो है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, माइनस DA बाई dt इज इक्वल्स टू K1A प्लस K2A। Isn't it A common here? So if A is common, so I can write it like K1 plus K2 times of A. Let me make K1 plus K2 another rate constant K effective. So if I do it like this, minus DA by dt क्या हो गया? K effective A। तो क्या ये अब आपको सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं दिख रहा? क्योंकि जब सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते हैं तो आप यही शुरुआत करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि यहाँ K इफेक्टिव है विच इज K1 प्लस K2, अदरवाइज आपके पास सिंपल K होता है, K1 या फिर K2 या फिर सिंपल K होता है। बस हमारे पास यही फर्क है ना? तो अब इसको इंटीग्रेट वैसे ही करेंगे फर्स्ट ऑर्डर जैसे, तो माइनस DA बाय A वो बनेगा K इफेक्टिव टाइम्स dt का इंटीग्रेशन, तो ये होगा ln A नॉट से AT इज टू माइनस K इफेक्टिव T, यही होता है। तो इसको लिख सकते हैं ln AT बाय ln A नॉट इज टू माइनस K इफेक्टिव T, which can be written like simple A naught by AT is equals to K effective T. So this is just like a simple first order reaction except to the fact कि आपके पास K ना होके K effective है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि A naught जो होगा वो होगा AT exponential minus K effective into T, not minus K effective T। A naught is equals to AT एक्सपोनेंशियल K इफेक्टिव बाय T। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा सबको? राइट? चलिए, तो मतलब ये एक सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे ही बिहेव कर रहा है हमारे साथ। इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ दोबारा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया A नॉट इज इक्वल्स टू AT एक्सपोनेंशियल K इफेक्टिव T, जिसको ऑब्वियसली आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AT is equals to A naught e raised to power minus K effective T, whatever you like। और यहाँ से आपके पास ये एक्सप्रेशन भी आता है कि K effective जो होगा वो होगा 2.303 by T log concentration of A initial by concentration of A after time T। K effective बस आप लोग याद रखेंगे कि हमेशा क्या रहेगा बेटा? K1 plus K2। Is that clear till now? Right. Just look at this particular reaction again। इस रिएक्शन में मैं लेट्स से इनिशियली A का कॉन्सेंट्रेशन A नॉट लेती हूँ और B C तो उस टाइम बने ही नहीं होंगे, 0 0। टाइम T पे लेट्स से B X बना और C Y बना। टाइम T पे ये X बना, ये Y बना, तो A कितना होगा? X माइनस Y, है ना? तो एट टाइम T वो होगा A नॉट माइनस X माइनस Y। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी A नॉट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट टाइम T जो होगा वो होगा X, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट टाइम T जो होगा बेटा वो होगा Y। यहाँ से क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर ये पर्टिकुलर रिएक्शन मैं लिख रही हूँ, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप dB by dt क्या लिखेंगे? आप dB by dt तो फॉर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए लिखेंगे विच इज K1 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ऐसे लिखेंगे। और DC by dt भी आप कैसे लिखेंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए? मतलब K2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। सो इफ आई टेक अ रेशियो ऑफ दिस आपको मिलेगा dB by dt डिवाइडेड बाय DC by dt इज इक्वल्स टू K1 by K2। ये मिला हमें बेटा? तो अगर ये मेरे सामने है तो बेटे यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इनिशियली B तो कुछ नहीं था, बाद में B कितना बन गया? X बन गया। सिमिलरली इनिशियली C कुछ नहीं था, बाद में C कितना बन गया? Y बन गया। तो dB by dt और dC by dt को dx by dt और dy by dt लिख सकते हो, क्योंकि B का कॉन्सेंट्रेशन X है और C का कॉन्सेंट्रेशन Y है, और टाइम इंटरवल dt dt दोनों जगह सेम है। तो मैं dB by dt को अप्रॉक्सीमेट कर सकती हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B से, और dC by dt को मैं अप्रॉक्सीमेट कर सकती हूँ कॉन्सेंट्रेशन Y से।
विच गिव्स मी अ कंक्लूजन कि x बाय वाई इज इक्वल टू k1 बाय k2 होगा। बात क्लियर हुई? तो प्रोडक्ट्स का रेशियो आप हमेशा निकाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट। जो रेशियो रेट कांस्टेंट का होगा उसी रेशियो में प्रोडक्ट्स भी आपके फॉर्म हो रहे होंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई है, नहीं तो मैं वापस समझा देती हूँ। देखिए अगर आप dB बाई dt और dC बाई dt ले रहे हैं, आप इसको d ना लेके अगर एक बार डेल्टा ज्यूम करें, डेल्टा इज अ बिग डिफरेंस है ना। टाइम इंटरवल तो सेम है t2 माइनस t1 t2 माइनस c1, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा डेल्टा b बाई डेल्टा c, और b तो इनिशियली था ही नहीं, फाइनली x हुआ, तो ऊपर आया डेल्टा b का वैल्यू x और डेल्टा c का वैल्यू y। तो इसी तरीके से मैंने उसको अप्रोक्सीमेट कर लिया है x बाय y से। तो dB बाई dt dC बाई dt x बाय y हो गया, और वो रेशियो हो गया किसका? रेट कांस्टेंट का। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से हम जो है एक पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जो है स्टडी करते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ कंफर्टेबल हो जाए, राइट? बेटा अभी जस्ट हम लोगों ने पैरेलल रिएक्शन देखा, राइट? पैरेलल रिएक्शन का डेरिवेशन आप लोगों ने देखा, लेकिन अब हम लोग एक पैरेलल रिएक्शन का ही डिफरेंट वर्जन करेंगे यूजिंग दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है और ये क्वेश्चन से हम क्या डिफरेंट करेंगे वो सीखते हैं। देखिए ये आपको पैरेलल रिएक्शन दिख रहा है, k1 बाई k2 का वैल्यू से दे रखा है, उसने बोला है इनिशियली वी आर स्टार्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ A। आपको मोल्स ऑफ A, B और C निकालने हैं, टोटल मोल्स A, B, C के निकालने हैं एट द एंड when 75% of the reaction has occurred, right? Now what is the difference between this reaction and वो पैरेलल रिएक्शन जो अभी हमने जिसका डेरिवेशन किया? अभी जो आपने पैरेलल रिएक्शन है जिसका आपने डेरिवेशन किया, लेट्स रिकॉल दैट रिएक्शन। वो रिएक्शन की बेटा A gives me B using K1, C using K2. We did for this reaction, right? और इस रिएक्शन के लिए हमने K इफेक्टिव निकाला कि K इफेक्टिव होगा K1 plus K2, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे होगा तो K इफेक्टिव होगा 2.303 by T log initial concentration of A by final concentration of A at time T, right? Let's say टाइम 0 पे आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या दे रखा है? A0, ये तो बने ही नहीं होंगे। टाइम T पे ये A0 में से let's say x कम होगा तो ये x बनेगा, ये y कम होगा तो ये y बनेगा, right? So we can write K effective as 2.303 by T log A0 upon A0 minus x minus y. We did it this way, right? एक चीज हमने और देखी थी यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं तो आप dV by dt को लिखेंगे बेटा as K1 concentration of A, dC by dt for this particular reaction आप लिखेंगे K2 concentration of A। जब आप इनका रेशियो लेंगे तो आपको पता चलेगा dB by dt by dC by dt का वैल्यू K1 by K2 आएगा। सारे जो भी मैं केसेस आपको बता रही हूँ बेटा, मैं उसमें फिलहाल वॉल्यूम को 1 लीटर लेके चल रही हूँ, तभी मैं इन सारे टर्म्स को x और y को कॉन्सेंट्रेशन बोल सकती हूँ, राइट? अदरवाइज x और y क्या मोल्स है ना, ये x क्या है कि कितना मोल्स B के बने और कितने मोल्स C के बने, मोल्स है, बट मैं इनको कॉन्सेंट्रेशन बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि मैं अज्यूम करती हूँ वॉल्यूम टू भी 1 लीटर। ये आप थोड़ा सा स्पेसिफिक रहिए, सब चीजों के लिए ऑब्वियस हो जाएगी। ये मोल्स है, कॉन्सेंट्रेशन अगर बोला जा रहा है मतलब अज्यूम कर रहा है वॉल्यूम 1, राइट? तो इस केस में जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होती है उसे आप मोल से अगर रिप्लेस करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन बनता है ये, राइट? वी डिड दिस। नाउ व्हाई इज दिस एंड दीस डिफरेंट? क्योंकि इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री इन्वॉल्व है, जबकि यहाँ पर B और C की स्टोइचियोमेट्री क्या थी? 1 थी, बट यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री B और C की 1 नहीं है, स्टोइचियोमेट्री डिफरेंट है। अच्छा, स्टोइचियोमेट्री डिफरेंट होने से क्या फर्क पड़ेगा, पहले ये सोचते हैं। तो आपको ये अगर डेरिवेशन क्लियर है तो मैं एक पर्टिकुलर केस ले रही हूँ जिसमें B और C का कोई स्टोइचियोमेट्री है, उसका डेरिवेशन कराना है, क्योंकि सारी चीजें बेटा बिना डेरिवेशन के तो नहीं चलेगी। जैसे सपोज मैंने आपको फॉर्मूले यहाँ कराई, ये फॉर्मूले अब यहाँ वैलिड नहीं होंगे, है ना? क्यों नहीं वैलिड होंगे? क्योंकि यहाँ पे केस अलग है। तभी मैं आपको बोल रही थी कि फॉर्मूला रखने से कुछ नहीं होगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आंसर, राइट? चलिए मैं ये वाला केस ले लेती हूँ। A gives बेसिक से शुरू करें तो माइनस dA by dt, जिस रेट से A घट रहा है वो बराबर होगा dB by dt और dC by dt के। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं ये 2 टाइम्स है ना, तो रेट
इक्वेशन को क्यों नहीं यूज किया सकते? रेट इक्वेशन को अगर आप ध्यान में रखोगे तो ये स्टोइचियोमेट्री जो होती है ये हाफ में आ जाती है ना, तो ये 1/2 dB/dt हो जाएगा प्लस 1/2 dC/dt। समझ पा रहे हैं ऐसा हो रहा है क्यों? ये हाफ हमने क्यों लगाया है? ये हाफ हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर एक मोल अगर है तो ये 2 मोल बनेगा। समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से हमने रिलेट किया है इन सारी चीजों को। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? चलिए, माइनस dA/dt को अगर मैं वैसे क्लियरली लिखूं खाली इररिस्पेक्टिव ऑफ B क्या है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ K1 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। सिमिलरली इसको लिख सकती हूँ K2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। मतलब माइनस dA/dt को लिखा जा सकता है K1 प्लस K2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। बट दिस थिंग इज एग्जैक्टली सेम जो मैंने पहले किया था। तो मतलब जब मैं सॉल्व करूंगी तो K1 प्लस K2 जो आएगा वो आएगा 2.303/T log A0/AT। ये तो सेम ही आएगा। फर्क कहाँ आएगा? फर्क यहाँ आएगा कि अगर अब आप dB/dt को लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे इस तरीके से, और ये बराबर होगा K1 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के। सिमिलरली अब C के लिए लिखेंगे तो आप लिखेंगे हाफ dC/dt, वो बराबर होगा K2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के। राइट? आप समझ पा रहे हैं ये सब मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज तभी तो मैंने सबसे पहले रेट इक्वेशन आपको कराया था। ये दीज आर यूजिंग द रेट इक्वेशन। राइट? अब सपोज सोचो, एक बार अज्यूम करो कि सिंपल रिएक्शन ये होता, खाली एक रिएक्शन होता, तो इसके लिए आप ये नहीं लिखते माइनस dA/dt इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स dB/dt, और इन दोनों को बराबर कर देते हैं रेट लॉ के हिसाब से इस तरीके से, है ना? क्योंकि ये दोनों बराबर है आपके रेट ऑफ रिएक्शन के, और रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है K1 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। अगर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मैं बात करूं तो आई एम गोइंग टू राइट इट दिस वे। तो मैंने सिर्फ जो हाफ लिखा है उसका ये वाला इतना पोर्शन लिख दिया, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। सिमिलरली अगर आप इसके लिए बात करोगे यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, बट ये दोनों रिएक्शन साथ में हो रहे हैं A के साथ, इसलिए ये मैंने लिखा है कि जितना A घट रहा होगा उसी हिसाब से B और C दोनों बढ़ रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे ये ऐड हो गया। समझ रहे बात को? चलिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हाफ dB/dt बाय हाफ dC/dt जो बराबर होगा K1/K2। ठीक है? नाउ क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है और फाइनली कॉन्सेंट्रेशन B की कुछ है, तो मैं इसे ले सकती हूँ हाफ टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय हाफ टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू K1/K2। हालांकि बाय चांस की बात है इस केस में ये दोनों स्टोइचियोमेट्रीज क्योंकि सेम है, एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C K1/K2 आएगा, और क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया कि ये A0 में से x गए y गया तो ये 2x बना और ये 2y बना, तो उस हिसाब से अगर आप कॉन्सेंट्रेशन B की लिखेंगे तो वो 2x है, और कॉन्सेंट्रेशन C की लिखेंगे तो वो 2y है, बट ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो x/y ही K1/K2। ये सारी चीजें आपको बेटा चेक करनी पड़ती है ना, क्योंकि लेट्स से इस पर्टिकुलर केस में ये 2 ना होके 3 होता, तो क्या क्या बदलाव आते? अगर ये 3 होता तो ये 1/3 dC/dt बनता, ये तो सब सेम ही रहता। यहाँ पे 1/3 आता, ये 1/3 होता, और ये 3 कैंसिल फिर यहाँ नहीं होता। समझ रहे हैं? तो यहाँ हाफ, यहाँ 1/3, मतलब ये 3/2 टाइम्स बनता। तो समझ रहे, यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती जाएंगी अगर आप ये स्टोइचियोमेट्री प्रोडक्ट की जो है चेंज करते जाते हैं। बात आपको समझ आ रही? इस तरीके से आपको चीजों को जो है रिलेट करना। नाउ लाइक फॉर अ पर्टिकुलर केस इधर 3 करेंगे तो क्या होगा मैं समझाऊंगी अगर नहीं समझ आया, डोंट वरी। लेकिन पहले ये वाला केस कर लेते हैं, तो ये वाला केस मेरा यहाँ तक सॉल्व हो गया। ठीक है? तो इस वाले केस के हिसाब से आपको K1/K2 हाफ दिया, K1/K2 x/y है, x/y का वैल्यू हाफ हो गया, तो x का वैल्यू बेटा 2y हो गया, और इसका बोला एट द एंड ऑफ 75% ऑफ द रिएक्शन, मतलब x प्लस y 75% ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 2 कंज्यूम हो गया। x प्लस y तो मैं अगर देखूँ एक तरीके से तो ये मेरा बन जाएगा 5 to the 10 150/100, सो दैट इज मेक 1.5, और x की जगह 2y तो लिख दीजिए, 3y हो गया आपका 1.5, तो y का वैल्यू हो गया 0.5, x का वैल्यू इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो A0 माइनस x माइनस y का वैल्यू कितना है? A0 का वैल्यू है 2 माइनस x माइनस y, x प्लस y 1.5, तो ये भी हो गया आपका 0.5। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ रही है बेटा?
माइनस एक्स माइनस वाई ए के हैं प्लस 2x इसके बने हैं प्लस 2y इसके बने हैं। तो ये हो गया मेरा टोटल ए नॉट प्लस एक्स प्लस वाई। मुझे ये वैल्यू बतानी है। ए नॉट का वैल्यू बेटा मुझे पता है 2 है प्लस एक्स का वैल्यू कितना है 1 और वाई का वैल्यू कितना है बेटा 0.5। तो दैट कम्स आउट टू बी 3.5। तो मेरा आंसर हो गया 3.5। बात क्लियर हुई? तो इस हिसाब से चीजें बदल सकती है। ठीक है, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए काम कर रही हूँ। आई एम कीपिंग द क्वेश्चन सेम, बस इसे मैं यहाँ 3C कर दूँ। अब देखिए फिर क्वेश्चन कैसे बदलेगा, अब देखिए आंसर कैसे बदलेगा। ठीक है, तो लेट्स टेक अप द सेकंड वेरिएंट ऑफ दिस, ताकि आप लोगों को अब कोई कंफ्यूजन ना बचे और पैरेलल रिएक्शंस आपको समझ आ जाए सारे। लेट्स डू अ लिटिल चेंज। इसको मैं कर देती हूँ बेटा 3, राइट। नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगेन माइनस dA by dt डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, K1 टाइम्स A होगा प्लस K2 टाइम्स A होगा। तो यहाँ से तो बात सेम ही आएगी। ये वाली चीज सिर्फ तब चेंज होगी जब A का स्टोइचियोमेट्री आएगा। जब तक A का स्टोइचियोमेट्री नहीं आ रहा बेटा ये वाली सारी चीजें सेम रहने वाली है। समझ रहे बात को? Is that clear till now? Now let's come to that this वाला thing। तो यहाँ पर आएगा हाफ dV by dt K1 टाइम्स A का हो जाएगा और 1/3 dC by dt K2 टाइम्स A का हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर रेशियो ले तो ये बनेगा हाफ dV by dt by 1/3 dC by dt is equals to K1 by K। ये बना। राइट, अब जरा ध्यान से देखिए, आप dV by dt को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B लिख सकते हैं। तो ये हो गया हाफ टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय 1/3 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C is equals to K1 by K2। देखिए यहाँ से आया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का वैल्यू। ये देखिए यहाँ पर गया था 3/2, तो यहाँ आ जाएगा 2/3। इसको मैं यहाँ लिख सकती थी 3B by 2C is equals to K1 by K2। राइट, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? अच्छा एक बात बताइए, अब मैं x के टर्म्स में बात करूँ तो अगर x के टर्म्स में टाइम t की बात करी जाए तो ये a नॉट में से x घटा ये y घटा ये 2x बना ये 3y बना, isn't it? तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B यहाँ लिखा जाए तो वो 2x होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C लिखा जाए तो वो 3y होगा और वो होगा 2/3 टाइम्स ऑफ K1 by K2। तो कैन यू जस्ट सी की ये सारी चीजें कैंसिल हो गई। तो अब देखिए x by y is equals to K1 by K2 होगा। Now can you make out this thing and this thing that we got here, this thing are two different things। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला है। अगर प्रोडक्ट के आगे कोई ना कोई स्टोइचियोमेट्री लगती है तो कॉन्सेंट्रेशंस का रेशियो स्टोइचियोमेट्री से अफेक्ट होता है, बट मोल्स का रेशियो स्टोइचियोमेट्री से अफेक्ट नहीं होता। समझ रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का रेशियो स्टोइचियोमेट्री से अफेक्ट होगा, बट मोल्स का रेशियो स्टोइचियोमेट्री से अफेक्ट नहीं होगा। समझ रहे? ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट है। एनीवे, अब ये आपका चॉइस है, आप इस तरीके से करना चाहते हैं, इस तरीके से करना चाहते हैं। मैं हमेशा एक्स वाई के टर्म्स में प्रेफर करती हूँ क्योंकि दैट बिकम मोर इजियर। एनीवेज, एक्स वाई का वैल्यू तो वही है K1 by K2 that is 1/2। तो x का वैल्यू तो 2 टाइम्स ऑफ y हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगेन 75% ऑफ द रिएक्शन है तो A नॉट माइनस या फिर x प्लस y का वैल्यू जो होगा वो 75% ऑफ A नॉट होगा, मतलब 2 दैट इज 1.5। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगी तो वही चीज आएगी कि मेरा y का वैल्यू 0.5 आएगा और x का वैल्यू 1। ये वाली चीज तो सेम है, लेकिन आंसर देखिए कैसे चेंज हुआ, क्योंकि आंसर में आपको टोटल मोल्स बताने हैं। तो टोटल मोल्स कितने हैं हमारे? A नॉट माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2x प्लस 3y। तो ये हुआ
और इंटू 2 हो गया, मतलब ये भी बात। तो 2 + 1 आंसर अब आपका क्या आया बेटा? बात समझ आई? तो कुछ कुछ चीजें आपको जो है समझनी है। डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप जरा गौर से समझिएगा। ये कॉन्सेंट्रेशंस है और ये मोल्स का रेशियो है, x और y का रेशियो है। देखिए हालांकि b के मोल्स 2x बने हैं और c के मोल्स 3y बने हैं, लेकिन कितने मोल्स x के यूज हुए b में और कितने मोल्स x के यूज हुए c में, दैट इज x by y। x by y का रेशियो कभी भी स्टोइचियोमेट्री और प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन कॉन्सेंट्रेशंस प्रोडक्ट का जो होता है वो स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करता है। तो आप रटो मत इन सब चीजों को, आप डिराइव करो। डिराइविंग डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पे बात कर रहे हो बेटा, कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक काम और करते हैं, एक और केस स्टडी करते हैं, यही क्वेश्चन रखते हैं। प्रोडक्ट्स की स्टोइचियोमेट्री हटा देते हैं, रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्री लगा देते हैं, ठीक है? तो देखते हैं सवाल कैसे बनता। ठीक, चलिए लेट्स टेक अप द थर्ड वेरिएंट ऑफ दिस। Let's remove these stoichiometries. Let's put the stoichiometry here. Let's see what now happens. Now what will happen in this case? इस केस में आप माइनस da/dt नहीं लिखेंगे, इंस्टेंट माइनस हाफ da/dt। ये सब चीजें ना माइनस हाफ da/dt को लिखेंगे K1 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। बट ध्यान रखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 ही है, तो मैं यहाँ ये मॉलिक्युलैरिटी 2 होगी इसकी, लेकिन ऑर्डर 1 ही है तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है? सिमिलरली K2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। नाउ कैन यू जस्ट सी कि यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, माइनस da/dt जो बनेगा वो बनेगा 2 K1 + K2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो ये वाली चीज मेरी K फैक्टर बनी। अब मेरी K फैक्टर थोड़ी बदल गई है। K फैक्टर मेरी जो है वो पहले K1 + K2 थी, अब K1 + K2 into the stoichiometry of A हो गई। समझ रहे हो? ये वेरिएंस है। बाकी सारी चीजें आप देखिए K1 + K2 into 2 अगर आप करेंगे तो वही आएगा, K फैक्टर = 2.303/T log concentration of A0 by concentration of A। बस अब आपका K फैक्टर जो है वो है K1 + K2 into the stoichiometry of the reactant। या तो बात क्लियर हुई? चलिए अभी dV/dt वाले काम करा था, इसको तो सिंपल dV/dt लिखेंगे। dV/dt K1 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, dC/dt K2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। अब इनका पावर तो बनी रहेगा, है ना? ये तो आप समझ रहे हो। तो यहाँ से वही आया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C जो है K1/K2 आएगा, ठीक है? अच्छा इस केस में जरा ये ध्यान रखिए, लेट्स से A0 में से x घटा तो ये x/2 बना, बिकॉज अगर ये 2 मोल्स होते तो ये 1 मोल होता ना, तो अगर ये x मोल घटा तो ये x/2 बना, और ये अगर y मोल घटा तो ये y/2 बना। समझे? तो अब आप b को देखिए, b की जगह आप क्या लिखेंगे? यहाँ x/2 और c की जगह आप क्या लिखेंगे? यहाँ y/2 और वो बराबर होगा K1/K2, which turns out to be x/y is equals to K1/K2। यहाँ से रिलेशनशिप तो वही आएगा जो K1/K2 का है, that is half, that is x is equals to 2y, और x + y का वैल्यू है भी 1.5, तो y का वैल्यू आपका वही आएगा 0.5 और x का वैल्यू आएगा वही 1। ये सारी चीजें तो सेम ही रहेगी, बट जब टोटल मोल्स की बारी आएगी तो वो होगा A0 - x - y + x/2 + y/2। तो ये हुआ A0 - x/2 - y/2। A0 2 हो गया, माइनस x का वैल्यू बच्चे कितना? 1/2 हो गया, y का वैल्यू कितना है? हाफ, ऑलरेडी हाफ है, और हाफ का 1/4। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 का आपका वो आ गया डिनोमिनेटर, तो 4 8 - 2 - 1, so that comes out to be 5/4। समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप अगर डेरिवेशन कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप फाइनल आंसर निकाल ही पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ। यहाँ मैंने स्टोइचियोमेट्री 2 रख दी, यहाँ पे भी स्टोइचियोमेट्री लिया।
लेट्स से यहाँ 3 और यहाँ मैंने 2 एंड देन आई गिव यू द सेम क्वेश्चन। तो एक बार ट्राई करके बताइएगा आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टोशियोमेट्री चेंज कर दिए, 3 कर दी जाए और 2 कर दी जाए, तो आंसर क्या आएगा एक बार आप अपनी तरफ से डिराइव करिए, ताकि आपको कमांड समझ आ जाए कि आप जो कर रहे हैं वो आप कर पा रहे नहीं कर। यहाँ तक क्लियर हुआ बात? चलिए बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं पैरेलल रिएक्शन पे और फिर हम लोग जो है आगे चलते हैं। ऐसा क्लियर टिल? ये क्वेश्चन हमें कह रहा है सिंपल रिएक्शन है जिसमें कोई कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व नहीं है। K1 by K2 का रेशियो दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ C by A, मतलब मोल्स ऑफ C by मोल्स ऑफ A का रेशियो निकालना है क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों जगह कैंसिल हो जाएगी। एट द एंड ऑफ 1 आवर K1 का वैल्यू ये है। ऑब्वियसली इससे आपको ये तो जरूर समझ आ रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ B by C का वैल्यू K1 by K2 होगा और दैट इज 1 by 10 इन द रेशियो, ठीक है। अब K1 का वैल्यू x r इनवर्स दे रखा है, तो K2 का वैल्यू क्या होगा? ये x है तो K2 का वैल्यू होगा 10x r इनवर्स। नाउ K1 प्लस K2 बराबर होगा 2.303 बाय t log कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, राइट। K1 प्लस K2 का वैल्यू देखेंगे तो आएगा 11x 2.303 टाइम बना दे रखा है लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A नॉट बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन A, यही हुआ। मुझे निकालना है A बाय C का रेशियो, है ना। अब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A नॉट किसकी होगी? सोचो एक बार। लेट्स अज्यूम इस केस में ये मैंने A नॉट लिया तो ये कुछ नहीं था, फिर ये x घटा तो ये x बना, ये y घटा तो ये y बना, है ना। तो ये कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल A नॉट जो है वो तो स्मॉल a नॉट के बराबर मैंने कर दी। A जो है वो बराबर होगी A नॉट माइनस x माइनस y के। बट अब ये सोचो कि अगर मैं A प्लस B प्लस C करूं तो A तो है मेरा A नॉट माइनस x माइनस y और B है प्लस x और ये है y। तो आप इजंट इट देख सकते कि ये A नॉट की बराबर आ रही है, which can be written as initial concentration of A naught। तो कहीं अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से रिप्लेस कर दूं, A naught को लिख देती हूँ A की कॉन्सेंट्रेशन B की कॉन्सेंट्रेशन प्लस C की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय A की कॉन्सेंट्रेशन। B बाय C का रेशियो आपको दिख रहा है 1 बाय 10, तो B का रेशियो B का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? C बाय 10, क्योंकि मुझे A by C चाहिए हर जगह। तो 11x equals to 2.303 log, ठीक हो गया 1 प्लस, इसे मैं लिख देती हूँ C by 10 प्लस C by 8। तो आपका हो गया इस तरीके से, देखिए 11x is equals to 2.303 log 1 प्लस, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 10 प्लस 1 11c by 10a। Again write it this way. Now 11x can be written as 2.303 और let's do one thing, मुझे ये वाला वैल्यू उसमें से जो है निकालना है, ठीक है। एक काम करते हैं बेटा, इसको हम ln ही कर देते हैं। तो 11x का वैल्यू हो गया ln 1 प्लस 11c बाय 10a। ln को इधर ले जाएंगे तो e हो गया, तो e रेज़ टू पावर 11x का वैल्यू हो गया 1 प्लस 11c बाय 10a। यहाँ से देखिए आप निकालिए, आप 1 में से सब्ट्रैक्ट करिए 1 माइनस e रेज़ टू पावर 11x का वैल्यू हो गया 11c बाय 10a। तो e में से 1 करते हैं, e में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये बना 10a। मुझे क्या निकालना है सवाल में बेटा? c बाय a। तो देखिए यहाँ से आपको आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या आएगा? 10 by 11 times of e raised to power 11x minus 1. Now this is the expression and this is the बात कर सॉल्व करने के चक्कर में ना एक्सप्रेशन लेकर आओगे, ठीक है। अब आप जेई का नीट का एग्जाम लेंगे उसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चाहिए, आपको एक्सप्रेशन चाहिए। यहाँ तक
बेटा रिवर्सिबल रिएक्शंस। चलिए तो अब हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेट्स से मेरे पास एक रिएक्शन है A गिविंग B, B गिविंग बैक, दैट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लेट्स से फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट K2 है। आप चाहो तो K2 को K-1 Kf या Kb कैसे भी मर्जी लिख लो। मैंने फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट K1 लिखा है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट जो है K2, ठीक है। नाउ जस्ट इस रिएक्शन को बेटा एक काम करो, दो तरीके से तोड़ के समझो तो आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। आप ऐसा समझो A B दे रहा है और B वापस से A दे रहा है ना, यही है ना, A B दे रहा है, B वापस से A दे रहा है, ऐसे समझो। तो अगर एक सिंपल सी चीज लिख रही हूं मैं, यहां लिखना चाहती हूँ माइनस dA/dt, ठीक है। अब जरा एक रफ वर्क करते हैं कि माइनस dA/dt इसके लिए कैसे लिखेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम बहुत मतलब जिसे कहते हैं बहुत प्यार से वैसे, क्योंकि इसको आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसको मैं दो भागों में तोड़ देती हूँ, A गिव B, B गिव, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए माइनस dA/dt लिखना आसान है क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट K1 है, वो होगा K1 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, सिंपल। इसके लिए रेट कांस्टेंट K2 है, बट मैं लिखना इसके लिए भी चाह रही हूँ माइनस dA/dt। बट आप देख रहे हैं यहाँ पे ये A तो प्रोडक्ट में है ना, मतलब इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ना होकर रेट ऑफ अपीयरेंस होना चाहिए। तो लेट्स एज्यूम कि मैंने इसका रेट ऑफ अपीयरेंस लिखा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, dA/dt K2 टाइम्स रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विच इज B, ठीक है। बट क्योंकि मैं कह रही हूँ मुझे माइनस में लिखना है, तो पहले ही अगर ऐसे लिखते हैं तो माइनस अगर मैं दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है अभी, लेकिन रूट दिस में ना। अब आप इतना अगर समझ पाओ कि ये दो इंडिविजुअल रिएक्शंस हैं और ये दोनों रिएक्शंस यहाँ पे साथ में हुई है, तो माइनस dA/dt को लिखा जा सकता है K1A बिकॉज ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एंड माइनस ऑफ K2B बिकॉज ऑफ सेकेंड रिएक्शन, ठीक है। K1A बिकॉज ऑफ फर्स्ट रिएक्शन माइनस K2B बिकॉज ऑफ सेकेंड रिएक्शन। तो ये तरीका है, एक बार ऐसे समझ लो तोड़ के, नहीं तो सिंपल सा वो दिमाग में रखो लॉजिक को क्या है कि अगर आप माइनस dA/dt लिख रहे हो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, माइनस dA/dt मतलब इसका डिसअपियरेंस, तो जब जब ये डिसअपियर होगी तब तक प्लस रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आएगा, और जब हो रही हो ये अपीयर पर आपको डिसअपियरेंस लिखना था माइनस में। तो जैसे कि फॉरवर्ड रिएक्शन में ये डिसअपियर ही हो रही है तो मैंने प्लस रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन लिखा, लेकिन बैकवर्ड में ये अपीयर हो रही है पर मुझे डिसअपियरेंस लिखना था, इसलिए मैंने माइनस में रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन लिखा। बट यहाँ B इसलिए आया क्योंकि बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट B है और फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट A था, समझ रही बात। तो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। नाउ लेट्स से कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में टाइम 0 पे ये A0 था और ये बना ही नहीं होगा कुछ, टाइम T पे ये X घटा और ये X बना। सो एट टाइम T इफ यू सी कि X इसमें से घटा इसमें से X बना, राइट। नाउ इफ आई पुट दिस हियर, A की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T क्या बेटा, A0 माइनस X, आई कैन राइट माइनस A0 माइनस X बाय dt इक्वल टू K1 A की कॉन्सेंट्रेशन A0 माइनस X माइनस B की कॉन्सेंट्रेशन X, राइट। सो दिस टर्म्स आर टू बी dx by dt इज इक्वल टू K1 A0 माइनस K1 X माइनस K2, राइट। नाउ लेट्स से कि जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया तो एट T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम इसकी कॉन्सेंट्रेशन X इक्विलिब्रियम और ये भी X इक्विलिब्रियम है। नाउ हाउ इज दिस थिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस, ये कोई भी टाइम हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं उस टाइम पे इक्विलिब्रियम, लेकिन ये इक्विलिब्रियम टाइम। तो X और
होता है, जो कि होगा रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट बैकवर्ड. दिस कैन बी रिटन एज x इक्विलिब्रियम अपॉन a naught minus x. Clear? So from here you can get k1 a naught minus k1 x equilibrium is equals to k2 x equilibrium. So that is k1 a naught is equals to k1 plus k2 x equilibrium, right? Now I can use this thing here. तो मेरे पास आएगा dx by dt is equals to k1 a naught की जगह लिख सकते हैं k1 plus k2 x equilibrium minus k1x या फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं प्लस k2x. तो इसको लिख सकते हैं देखिए dx by dt is equals to k1 plus k2 into x equilibrium minus x. देखिए बात क्लियर हुई. अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करना चाहूँ तो dx by x equilibrium minus x k1 plus k2 dt. एक काम करिए बेटा, इसे k इफेक्टिव कर दीजिए. तो k इफेक्टिव मेरा बन गया k1 plus k2 एंड इफ आई इंटीग्रेट इट फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम t, तो टाइम 0 पे बेटा x तो 0 होगा और एट टाइम t x x होगा. सो इफ आई डू इट ln x इक्विलिब्रियम माइनस x और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस और आ जाएगा विद द लिमिट 0 टू x इज इक्वल्स टू k इफेक्टिव t. Now I can put this negative here. Put the values. तो आपके पास आया ln x equilibrium minus x minus ln x equilibrium is equals to minus k effective t. I can write it as ln x equilibrium minus x by x equilibrium is equals to minus k effective t. Right? Now can't you just see कि ये वाला जो expression है exactly first order जैसे ही बनता जा रहा है. क्यों? क्योंकि आप इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ. इस एक्सप्रेशन को जब रीअरेंज करो तो देखिए क्या आएगा k इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 अपॉन t ln नेगेटिव ले जाते ऊपर तो x इक्विलिब्रियम बाय x इक्विलिब्रियम माइनस x होगा. अब k इफेक्टिव है आपका k1 प्लस k2 2.303 बाय t लॉक कर दीजिए x इक्विलिब्रियम माइनस x. तो ये बन गया आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. राइट नाउ इजंट इट जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर. सो याद करना देखिए कितना आसान है. आपको फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन याद है. बस ये याद रखिए कि इसमें भी k इफेक्टिव k1 plus k2 होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन में इंस्टेड ऑफ a नॉट में इक्विलिब्रियम डिकम्पोजिशन वाला जो वैल्यू होता है दैट इज k x इक्विलिब्रियम उसको लेके चलते हैं. तो वैसे आपका होता है a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x. अब आपका होगा x इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय x इक्विलिब्रियम माइनस बाय. क्लियर हो बेटा? तो दैट इज व्हाट इज माय रिवर्सिबल रिएक्शंस. हालांकि रिवर्सिबल रिएक्शन से आज तक मेंस में और एम्स में सवाल नहीं पूछा गया बट पूछा जा सकता है. तो मैंने आपको एक्सप्रेशन करा दिया. राइट अब आती है टी हाफ की बात. क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आपको अगर k पता है तो आपको टी हाफ भी पता है क्योंकि टी हाफ तो 0.693 बाय k होता है. जिस केस में k आपको पता है, जैसे आपको पैरेलल रिएक्शंस में भी k पता था k1 plus k2 होता है, तो उस केस में भी टी हाफ आपका 0.693 बाय k1 plus k2 होगा. क्लियर? ध्यान लिख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पैरेलल रिएक्शंस की भी जो बात कर रहे थे ना, इस केस में a के लिए हाफ लाइफ अगर मैं a की लूं तो 0.693 बाय k इफेक्टिव होगा. k इफेक्टिव k1 plus k2 होगा. समझ रहे बात? इस तरीके से आपको समझना होगा. और यहाँ पे भी आपका हाफ लाइफ उसके लिए k1 plus k2 है. इज दैट क्लियर करना? तो यू हैव टू एनालाइज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स आल्सो इन अ वेरी सेम एज यू कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर. राइट? तो हमने पैरेलल रिएक्शंस कर लिए बेटा, हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शंस कर लिए. एक और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमें स्टडी करना है बच्चे, वो है हमारा सीक्वेंशियल रिएक्शन. तो चलिए सीक्वेंशियल रिएक्शन का भी डेरिवेशन हम लोग देखें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीक्वेंशियल रिएक्शन. लेकिन मैं पहले बता दूं बेटा, सीक्वेंशियल रिएक्शन में इंटीग्रेशन है अच्छी खासी. तो अगर आप जेई के बच्चे हैं तो आपके को टेंशन की जरूरत नहीं है, आप पूरा ही करेंगे. आपको मैं कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रही इस चीज को लेके कि मैम आप
डेरिवेशन करनी है नहीं करनी, आप लोगों को करनी है क्योंकि जे के लिए वो इम्पोर्टेंट है। डेरिवेशन विल बी आस्क्ड, बट फॉर मेडिकल सी डेरिवेशन फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स इज नॉट इन द कोर्स, बट मैं करा रही हूँ ताकि आप समझ सके। अगर आप समझ पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं समझ पा रहे तो फालतू परेशान मत होइएगा। आप बस फाइनल रिएक्शन का जो कंक्लूजन आ रहा है, जो मैं वैल्यूज आपको बताऊंगी, दैट वैल्यूज यू हैव टू रिमेंबर, वहां से आपके पास सवाल है। तो मेडिकल वाले हैव टू एक्चुअली रिमेंबर द लास्ट थिंग, जो आपका फाइनल हम आंसर निकालेंगे, बट जे वाले हैव टू गो फॉर द एंटायर डेरिवेशन, राइट। मेडिकल वाले इफ यू कैन अंडरस्टैंड द डेरिवेशन इट्स वेरी गुड, इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड डोंट वरी, नोबडी विल बी आस्किंग यू अबाउट द डेरिवेशन, नीदर एम्स नॉट नीड, यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द फाइनल थिंग दैट विल सॉल्व, राइट। आई टेल यू कि आपको क्या याद है, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीक्वेंशियल रिएक्शंस। लेट्स से मेरा रिएक्शन है सीक्वेंशियल इस तरीके से, A is giving me B with a rate constant K1 and B is with a rate constant K2 giving me C, right? दोनों ही रिएक्शन A से B का कन्वर्जन, B से C का कन्वर्जन फर्स्ट ऑर्डर है। तो अगर A से B के कन्वर्जन की बात करें और उसमें A की बात करें और माइनस dA/dt लिखे, तो माइनस dA/dt तो वो सिर्फ इसी रिएक्शन के लिए लिखा जाएगा क्योंकि एक ही रिएक्शन में बहुत है, तो वो लिखा जाएगा बेटा K1 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट। अगर dB/dt लिखे फॉर दिस रिएक्शन, तो dB/dt तो दोनों रिएक्शन के लिए होगा, A से B भी और B से C भी, है ना। और A से B तो B बन रहा है कितने से, K1 A से, और B से C में B घट रहा है, तो माइनस K2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, राइट। B से C, अब आ गया dC/dt, तो dC/dt सिर्फ इसी रिएक्शन के लिए इन्वॉल्व होगा, तो K2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, राइट। सबसे पहली चीज तो ये। नाउ इसको सॉल्व करने में, इसको मैं बोल देती इक्वेशन 1, इसको मैं बोल देती इक्वेशन 2, इसको मैं बोल देती इक्वेशन 3, राइट। इक्वेशन 1 को अगर मैं सॉल्व करूं, सॉल्विंग इक्वेशन 1, दैट्स अ सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, A इक्वल्स टू माइनस K1A dt, इसको A को इधर ले जाते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट यू सॉल्व and you will end up getting A0 से AT, 0 से T, so you end up getting K1 या फिर K0 equals to AT exponential minus K1, AT कर दीजिए या फिर AT कर दीजिए, जैसे AT equals to A0 minus K1। तो ये तो सिंपल डेरिवेशन वही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो मैंने डिराइव नहीं करी, सिंपल आपके सामने लिखी। लेट्स कीप इट एज इक्वेशन 4, right? AT equals to A0 exponential minus K1. Now, if I have to go for dB/dt, dB/dt मैंने लिखा as K1 times A का कॉन्सेंट्रेशन और A का कॉन्सेंट्रेशन में ये लिखी, तो A की जगह मैं लिख सकती हूँ A0 exponential minus K1t minus K2b, right? इस केस में I can write dB/dt plus K2 concentration of B is equals to K1 A0 e raised to power minus K1t, right? Let's do one thing. Let's multiply left hand side and right hand side with it. Multiply both sides by e raised to power K2t. e raised to power K2t से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँ, देखिए क्या होगा, e raised to power K2t dB/dt plus K2 e raised to power K2t concentration of B is equals to K1 A0 e raised to power minus K1t into e raised to power K2t, यही हो गया, right? Now isn't it looking like, ध्यान से देखना LHS को, ये ऐसा नहीं लग रहा कि इसको अगर मैं कांस्टेंट रख रही हूँ और B को डिफरेंशिएट कर रही हूँ, फिर मैं B को कांस्टेंट रख रही हूँ और इसको T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, है ना, ऐसा नहीं लग रहा। तो isn't it this left and right looking like कि आप T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस वाले टर्म, देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे यही आएगा, क्यों? क्योंकि आप
t का कोएफिशिएंट k2 है तो k2 से मल्टीप्लाई हो गया, b एज इट इज, है ना। तो ये एग्जैक्टली इसका डिफरेंशियल है, तो इसको मैंने ये लिख दिया। इसको बेटा देखिए क्या लिख सकते हैं, k1 k0 e की जगह मैं यहाँ लिख सकती हूँ k2 माइनस k1 इंटू t, राइट, ठीक है। अब इसको देखिए ऐसे लिखते हैं, d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b e रेज़ टू पावर k2t इज इक्वल्स टू k1 k0 e रेज़ टू पावर k2 माइनस k1 t dt, like this, and let's differentiate both sides, ठीक है। तो जब मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगी, ये वाली टर्म तो आज इट इज आ गई k2t, राइट। यहां से देखेंगे k1 a0 तो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया और मैं डिफरेंशिएट करी 0 से टाइम t के लिए, e का डिफरेंशियल 0 से टाइम t k2 माइनस k1 t dt। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b e रेज़ टू पावर k2t इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, k1 a0, देखिए ये e रेज़ टू पावर kx टाइप ही है, तो एक्सप्रेशन इसका वही आएगा इंटीग्रेशन करके ex, बट डिवाइड करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन से विच इज k2 माइनस k1, और इनकी लिमिट्स जो आपको पुट करनी है वो है 0 से t। तो एक बार t पुट करेंगे, जब एक बार 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b e रेज़ टू पावर k2t इज इक्वल्स टू k1 a0, लेकिन k2 माइनस k1 बाहर ले लेती क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहाँ देखिए क्या आएगा, पहले आपने t पुट करा तो e रेज़ टू पावर k2 माइनस k1t, माइनस यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि जब आप 0 पुट करेंगे वैल्यू क्या बन जाएगी 1 के बराबर, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है। ना वही काम करते हैं, मुझे कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि b के निकालनी है तो b की निकालते हैं, मैं इधर लिख रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b मेरे पास क्या आएगी, इस टर्म को इधर ले जाते हैं तो आ जाएगा k1 a0 k2 माइनस k1 e रेज़ टू पावर माइनस k2t, क्योंकि इधर जब डिवाइड में जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगी, ब्रैकेट में e रेज़ टू पावर k2 माइनस k1 t माइनस 1, राइट। चाहे तो याद का मर्जी आप इसे लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर k2 माइनस k1t माइनस 1 है और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन यू कैन डू इट, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। तो आप देखेंगे ये वाला वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा e रेज़ टू माइनस k1t माइनस e रेज़ टू माइनस k2t। यू कैन डू इट दैट वे, यू कैन अरेंज इट द वे यू वांट, राइट। मैंने इसको अभी यहाँ तक छोड़ दिया, ठीक है। इसको मैं बोल देती हूँ बेटा इक्वेशन नंबर 5, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो मेरे पास इक्वेशन 1 2 से 5 तक आ गया, आपको यहाँ तक बात क्लियर होती जा रही है, ठीक है। सिंपल डेरिवेशन मैंने की थी, मैंने b का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से निकाला, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, देखिए a का कॉन्सेंट्रेशन जो b का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है इसे लिख देते हैं एक जगह। ये डेरिवेशन आप लोग वीडियो पॉज करके बेटा नोट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। मैं सारी इक्वेशंस यहाँ लिख रही हूँ, मैंने अभी तक जो जो निकाली। at is equals to a0 e raised to power minus k1t, ये एक्सप्रेशन a का आया है जो मेरा इक्वेशन 4 है। b इक्वेशन जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b एट टाइम t या t जो आप लिखना चाहें आप इसे लिख सकते हैं k1 a0 k2 माइनस k1। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, इसको अंदर ही ले जाती हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस k1t माइनस e raised to power minus। This I can write as equation 6 for concentration of B, right? Now let's say I have to calculate concentration of C. तो for concentration of C, dC by dt का वैल्यू जो है वो K2 times concentration of B है, मतलब I have to put this thing again. So that is K2 times K1 A0 by K2 minus K1 e raised to power minus k1t e raised to power minus k2t, ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। और अगर C का भी कॉन्सेंट्रेशन निकालना है देन यू हैव टू इंटीग्रेट, राइट। अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा dc इज इक्वल्स टू k2 k1 सब कांस्टेंट है, a0 कांस्टेंट है, बाय k2 माइनस k1 मैंने भाग ले लिया, e रेज़ टू पावर माइनस k1t माइनस k2t dt।
एंड नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट इट अगेन, राइट। तो यहाँ तो कॉन्सेंट्रेशन C आएगा, 0 से अगर आप C तक पुट करते हैं तो यहाँ तो आएगा K2, K1, K0, K2 माइनस K1। अब आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से रखेंगे 0 से टाइम t तक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो e रेज़ टू पावर माइनस K1t डिवाइडेड बाय माइनस K1 पुट करना पड़ेगा और लिमिट्स है 0 से t, माइनस सिमिलरली e रेज़ टू पावर माइनस K2t डिवाइडेड बाय माइनस K2 लिमिट्स है 0 से t। दैट्स ऑल। मुझे दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सिंपल है। कॉन्सेंट्रेशन C मेरे पास आया K2, K1, K0। जब देखिए यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे या t माइनस 1 तो e रेज़ टू पावर माइनस K1t माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस K1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस K2t माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस K आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स। नाउ यू कैन डू इट सिंपली, आप माइनस को ऊपर ले जाइए, कॉन्सेंट्रेशन C देखिए क्या बनेगा K2, K1 बाय K2 माइनस K1 K0। बड़े ब्रैकेट में इसे लिख देती हूँ 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस K1t बाय K1 माइनस e रेज़ टू पावर, इसको भी लिख देती हूँ 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस K2t बाय K2। इजंट इट? सेम हो गया। अच्छा अब देखिए एक सिंपल से मैं बता रही हूँ, अगर आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ K2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ K1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, K1 K2 नीचे होगा, इसके साथ कैंसिल हो सकता है, तो मैं डायरेक्ट कर दूँ, ठीक है। डायरेक्ट देखिए मैंने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ हो गया K2, यहाँ हो गया K1 और ये K1 K2 फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन दैट आई गेट फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। यू कैन पुट इट एज इक्वेशन 7, राइट। बात क्लियर होगी? तो सबसे पहली चीज आपको ये डेरिवेशन आनी चाहिए, जेई वाले, मेडिकल वाले आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। C जरूरी नहीं है, फिर भी आप एक 1% चांसेस ले लो, अगर पूछ लिया तो ये, तो मतलब अगर आपको डेरिवेशन नहीं समझ आ रही है, आप A B C का फॉर्मूला याद, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे जो कि और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट इज calculate concentration of B maximum and the time at which B का concentration maximum होगा। ये concept क्या है, जरा सोचो, A B दे रहा है, B C दे रहा है, obviously A तो डिक्रीज होता जाएगा, A का concentration डिक्रीज होता जाएगा। देखो सोचो एक बार, अगर मैं यहाँ पे concentration versus time T का ग्राफ बनाऊँ तो A का एक्सपोनेंशियल तो एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ है, मतलब A का कॉन्सेंट्रेशन तो भैया घटता ही जाएगा क्योंकि वो तो रिएक्टेंट है, ठीक है। B का क्या होगा, देखो A से B बन रहा है, मतलब B फॉर्म हो रहा है, पहले तो A से B का रिएक्शन होगा, फिर B से C का होगा ना, धीरे धीरे अगर 0 टाइम से शुरू करें तो A से अगर B का रिएक्शन हो रहा है तो A घटता जा रहा है, B बनता जा रहा है, तो B बन रहा है till we get a maximum value of B। क्योंकि एक बार B का वैल्यू सफिशिएंटली लार्ज हो गया तो ये वाला रिएक्शन भी पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, फिर वो वाला रिएक्शन होगा, फिर अब B उसके बाद घटने लगेगा और C बनने लगेगा, तो B घटने लगेगा और C बनने लगेगा। C को कॉन्सेंट्रेशन अब जो है किसी भी तरीके से, आप समझ रहे हो। तो मैं जो कैलकुलेट करना चाह रही हूँ वो ये कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, वो टाइम कैलकुलेट करना चाह रही हूँ जब B की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी, और B की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मैक्सिमम हो सकती है ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि K1 क्या और K2 क्या, आप समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं ये चीज जो है कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव टू कैलकुलेट T max एंड B max। आप समझ पाए, बात समझ पाए। चलिए अब लेट्स कैलकुलेट आउट ऑफ ऑल, आई एम जस्ट राइटिंग दीज एक्सप्रेशंस हियर, लेट मी जस्ट रिमूव दीज डेरिवेशन। आप ये वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब जो फाइनल एक्सप्रेशंस मेरे पास है, बस वो फाइनल एक्सप्रेशंस लिख रही हूँ, A का B का ये वाला एक्सप्रेशन और C का फाइनल एक्सप्रेशन जो मेरे पास यहाँ है, ठीक है। मैं B का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, मतलब मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमा वाला अगर मैं लिमिट लगाऊँ तो मुझे डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, राइट। तो B का कॉन्सेंट्रेशन इक्वेशन वाली 6 को मैं डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करती हूँ, तो फॉर दिस डिफरेंशिएट इक्वेशन 6 एंड पुट इट इक्वल टू 0।
आ गई, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशियल e रेज़ टू पावर x होता है, बट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कांस्टेंट माइनस k1, तो ये हो जाएगा माइनस k1 टाइम्स e रेज़ टू पावर माइनस k1 की। सिमिलरली यहाँ पे माइनस k2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस k2 e रेज़ टू पावर माइनस k2। यू कैन डिफरेंशिएट, देन आई हैव टू प्लेस dv by dt इक्वल टू 0 टू कैलकुलेट t max। तो अगर मैंने इक्वल टू 0 प्लेस करा तो ये तो 0 होगा ही, ऑब्वियसली ये 0 होगा, सो दैट गिव्स मी k1 माइनस k1t इज इक्वल टू k2 e रेज़ टू पावर माइनस k2t, और ये t अब मैं t max से रिप्लेस कर सकती हूँ, राइट। सो फ्रॉम हियर दैट यू गेट इज k1 by k2 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस k2 t max डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर माइनस k1 t max, e रेज़ टू पावर माइनस k2 t max माइनस माइनस प्लस k1 t max, so that turns out to be e raised to power k1 minus k2 t max is equals to k1 by k2. You understand the point? Now यहाँ से अगर मैं t max निकालूं तो मेरा t max क्या हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा तो ln बन जाएगा, तो ln k1 by k2, और जब ln इधर जाएगा तो राइट हैंड साइड आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पर k1 minus k2 t max है ना, तो t max का वैल्यू देखिए क्या आएगा 1 upon k1 minus k2 ln k1 by k2. This is the time when the maximum concentration of B will come. Now this is again the expression that you have to remember as such. यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब concentration of B maximum क्या होगी वो देख लेते हैं हम लोग। तो अगर concentration of B maximum मुझे निकालनी है, then I have to put this T maximum over here and then I can calculate the concentration of B maximum. So let's do one thing. हम इस वाले एक्सप्रेशन में T max का जो वैल्यू है उसे प्लेस कर देते हैं. Let's place this in this calculation. Put T max in equation 5. Put T max in equation 5. तो आपका concentration of B max कितना आ जाएगा? तो आपको जो इक्वेशन कंफर्टेबल लगे आप उसमें प्लेस करिए. प्लेस करके थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास B max का भी वैल्यू आ जाएगा. चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास B max का भी यहाँ पे वैल्यू आ गया. यहाँ तक बात क्लियर होगी. तो मेन तो हमें ये सारी चीजें याद रखनी है. अब जरा ये जो सीक्वेंशियल रिएक्शन है इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, ठीक है. लेट्स सी बेटा कि मैंने ये केस माना केस 1 कि K1 का वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा है K2 से. नो व्हाट डज दिस मीन्स? इसका मतलब है कि A B में जा रहा है और इसका रेट कांस्टेंट K1 है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू द सेकेंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट. दैट मीन्स हो क्या रहा होगा, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा होगा और ये अभी शायद शुरू भी नहीं हो रहा होगा जब ये हो रहा होगा, क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा है. मतलब A शार्पली डिक्रीज कर रहा होगा और B बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा, और जब तक B पूरा बन गया होगा और उसके बाद जब ये पूरा रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद ये रिएक्शन शुरू होगा. इसका मतलब ये है क्योंकि वो रिएक्शन के रेट कांस्टेंट में इतना डिफरेंस है कि A से B पहले हो जाएगा पूरा खत्म और फिर B से C शुरू होगा. मतलब B से C काफी लेट शुरू होगा, काफी धीरे धीरे B डिकम्पोज होगा, है ना. तो जब ये रिएक्शन ऑलमोस्ट शुरू होगा तो आप मान लीजिए B जो है मैक्सिमम स्टेज पर ही होगा, क्योंकि तब तक ये रिएक्शन आगे वाला खत्म हो चुका होगा, है ना. तो इस हिसाब से अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम T का, क्योंकि A का बहुत शार्पली कॉन्सेंट्रेशन जो है डिक्रीज कर रहा होगा, B का बहुत शार्पली इंक्रीज कर रहा होगा और बहुत धीरे धीरे डिक्रीज करेगा B का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि डिक्रीज वाला रेट कांस्टेंट इसका काफी कम है. और C जो है काफी धीरे धीरे लेट लेट होके जो है वो बढ़ना शुरू होगा और फिर एक पॉइंट बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर्स कांस्टेंट हो जाएगी. Somewhat like this. Now just understand one thing कि इस केस में let's assume this time, this is the time T dash. ये वो टाइम है जब ऑलमोस्ट मेरा पहला वाला रिएक्शन खत्म हो गया है और दूसरा वाला शुरू हुआ. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए इस T dash से पहले बिफोर T dash, इस
एग्जैक्ट मैक्सिमम ऑलमोस्ट मैक्सिमम वैल्यू पर है और K1 का वैल्यू बहुत ज्यादा है K2 से, तो अगर मैं B का कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहूँ इसका एक्सप्रेशन को देखिए, क्योंकि K1 बहुत ज्यादा है तो K1 के सामने K2 इग्नोर हो जाएगा और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए नॉट ई रेस्ट माइनस K2 डी। अब K2 बहुत छोटा है तो इसको इग्नोर कर दीजिए पूरे वैल्यू को, इसको जीरो करेंगे तो ई रेस्ट 0 1 हो जाएगा, तो बन जाएगा माइनस ऑफ ए नॉट, अंदर देखिए K2 इग्नोर माइनस K1 डी माइनस 1, इसको मैं लिख सकती हूँ ए नॉट 1 माइनस ई रेस्ट माइनस K2। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बिफोर टी टाइम डैश ऑलमोस्ट इस तरीके से जो है वो वेरी कर रहा होगा, और उसी सेंस में अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पूछा जाए तो वो क्या होगा, क्योंकि उस टाइम पे सी बनना ही नहीं शुरू होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल सी होगा, वेरी नेग्लिजिबल सी। कॉन्सेंट्रेशन सी को आप ऑलमोस्ट क्या लेके चल सकते हैं बेटा, 0 लेके चल सकते हैं। बात क्लियर हुई? अब इसको थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से देखते हैं, यहाँ पे आफ्टर टी डैश क्या होगा, मतलब आप अचीव दिस, तो अब बी जो है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये रिएक्शन खत्म हो चुका है ना, अब सिर्फ ये रिएक्शन हो रहा होगा, मतलब बी वुड बी द ओनली रिएक्टेंट, तो बी जो है स्मूथली डिक्रीज कर रहा होगा जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो होगी बी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस K2, और बी नॉट की कॉन्सेंट्रेशन हम ऑलमोस्ट ए नॉट मान सकते हैं उस केस में बाय, क्योंकि ए जो है सारा ऑलमोस्ट किस पे कन्वर्ट हो गया होगा, बी में कन्वर्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं इस टाइम पे ऑलमोस्ट ये जो है इनिशियल के बराबर ही होगा, इसके इनिशियल के बराबर होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ए की ऑलमोस्ट 0 ऑफ कोर्स, और सी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, अब सी की कॉन्सेंट्रेशन देख लेते हैं, K1 बहुत ज्यादा है K2 से, ठीक है, तो K1 बहुत ज्यादा है K2 से, यहाँ से K2 इग्नोर कर देते हैं, तो ये A0 by K1 बना, A0 by K1 विद द माइनस साइन। अब इस एक्सप्रेशन में इस पूरे वैल्यू को आप इग्नोर कर दीजिए क्योंकि K2 तो बहुत ही छोटा है, तो ये अंदर ब्रैकेट में आया माइनस K1 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस K2, तो अब देखेंगे ये माइनस माइनस इसके साथ कैंसिल और K1 भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्सप्रेशन बना A0 एक्सपोनेंशियल माइनस K2t, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C हो जाएगी आफ्टर दिस T डैश। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो ये केस बन सकता है कि अगर पहला रिएक्शन बहुत तेजी से और दूसरा अभी बहुत स्लोली हो रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि जब ऑलमोस्ट पहला रिएक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद ही दूसरा शुरू होगा, इसी वजह से ये सारे assumptions जो है मानी जा सकते हैं, और ये बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन जो है छोटे छोटे एक्सप्रेशन में जो है टूट सकते हैं, और ये वाला केस आपके लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यही से पूछा जाता है, K1 K2 का वैल्यू ऐसे दिया जाएगा कि आपको बस ये एक्सप्रेशंस पता होंगे तो आप अपना काम करेंगे, राइट? चलिए, नाउ लेट्स टेक अप द सेकंड केस। नाउ व्हाट विल हैपन इन द सेकंड केस? नाउ लेट्स टेक अप अ सेकंड केस, दैट इज केस नंबर 2। K1 is very very smaller than K2, मतलब अब उल्टा हो गया, फर्स्ट रिएक्शन बहुत धीरे धीरे हो रही है और सेकंड रिएक्शन बहुत तेजी से हो रही है, मतलब B बहुत कम और धीरे धीरे बन रहा है और बहुत तेजी से कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्शन कम है और यूज ज्यादा है, मतलब ये अभी वाला केस हो गया कोविड-19 वाला कि मास और टेस्ट बहुत धीरे 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 हो रहे हैं पर उनकी जरूरत बहुत ज्यादा, तो उनका कंजप्शन बहुत ज्यादा और प्रोडक्शन बहुत कम है, तो एट एनी पर्टिकुलर टाइम इस बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बहुत कम। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही बनेगा तुरंत खत्म हो जाएगा, बना खत्म बना खत्म बना लाइक दिस, और ये बहुत धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा और ये बहुत तेजी से बन रहा होगा, है ना? तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं
जीरो ही है। क्यों? क्योंकि बी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम रह रही होगी। इस तरीके से आप मान सकते हो कि बी एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो बनता इतना कम है पर कंज्यूम बहुत जल्दी हो जाता है। तो डीवी बाई डी को आप किसी भी टाइम पे क्या कर सकते हो, जीरो कर देते हो। इससे बोला जाता है बेटा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक, बहुत डिटेल में हमें नहीं करना, हमें बस पता होना चाहिए कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कब हम लोग इस्तेमाल करें। यहां तक बात चले तो हम लोगों ने अब सीक्वेंशियल रिएक्शंस, पैरेलल्स, रिवर्सिबल, सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देख लिए। थोड़ा सा मैं मानती हूँ इसमें मैथमेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, नो डाउट, बट हमें कराना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर भैया पता तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो वी हैव डन दिस। अब ऑलमोस्ट हम लोग 95% ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट में अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के क्या क्या तरीके हैं, और अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म दे दिया गया तो उससे रेट लॉ कैसे लिखेंगे, और फाइनली हम लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर की तरफ चलेंगे, दैट इज अर्हेनियस इक्वेशन या फिर बोले कोलिजन थ्योरी